बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पिरेशन इन प्लांट। तो जब हम रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो प्लांट में रिस्पिरेशन क्या है। देखो, फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने क्या किया, अपना फूड बना लिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को बना तो लिया, अब हमें उस ग्लूकोज को तोड़ना है और तोड़ के हमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी का प्लांट क्या करेंगे, इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटेशन होती है जितने भी प्लांट में, उसमें उसको ये यूज करते हैं। तो होता क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। हम एनर्जी रिच कंपाउंड कह लें या एनर्जी रिच फूड कह लें, इसको तोड़ के हमें एटीपी बनानी है। यही है रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन। क्योंकि सेल में हर जगह ये प्रोसेस होता है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो सबसे पहले हम अगर बात करें सेलुलर रिस्पिरेशन, तो अकर इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनके अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन होता ही होता है। चाहे वो यूनिसेलुलर हो, दैट मीन्स की मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि एनिमल्स हैं, फंजाई हैं या प्लांट हैं। तो ये वो प्रोसेस है जो एवरी इंडिविजुअल हु इज लिविंग इन दिस यूनिवर्स, इट हैपन इन रिस्पिरेशन। ये दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका ब्रेकडाउन होता है, हमें एटीपी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड। एनारोबिक में क्या होता है, मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये अपने ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं, बेसिकली एक चीज याद रखो कि ग्लूकोज को हमें धुआं धुआं कर देना है। कैसे धुआं करना है, आज देखते हैं। तो देखो क्या होता है, ग्लूकोज क्या है, व्हाट इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसके ये जो बॉन्ड है इनमें बेटा एनर्जी छुपी है, दिखती नहीं है, छिपी है। तो ये जो बॉन्ड है इनको हमें तोड़ तोड़ के क्या बनाना है, हाई एनर्जी के जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकाल के एटीपी बनानी है। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। टोटल मिला के हमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है और कार्बन निकाल देना, धुआं धुआं कर दो। अब ये जो धुआं निकाला है ना, इसका हम क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज कर लेते हैं। क्योंकि वो ग्लूकोज कैसे मेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सूरज चमका दो, ग्लूकोज बन गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम प्लांट तो बहुत अच्छे होते हैं, वो कैसे ही CO2 रिलीज कर सकते हैं, बल्कि वो तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। बेटा प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं बट कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। फर्क इतना है कि वो जितनी रिलीज करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो कंज्यूम कर लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। भाई जैसे फोटोसिंथेसिस होता है वो आपका डे में होता है, नाइट में नहीं होता। बट प्लांट तो 24 आवर आपके रिस्पिरेशन कर रहे हैं। तो आप ऐसे तो नहीं कहोगे अरे लो अब शाम हो गई रिस्पिरेशन बंद कर दो, ऐसा तो नहीं होता ना। आप सांस लेना बंद नहीं कर सकते हो प्लांट का। तो होता क्या है, देखो इसके कुछ जैसे कि अब ये ग्लूकोज है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको तोड़ा, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, यही तो निकालना है इनको, ठीक है। अब होता क्या है, इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को यहां पे एडीपी पड़ा है, ये इसकी एनर्जी को छीन लेता है कि ला भाई हमें एटीपी बनानी है, और इसमें एक फॉस्फेट का बॉन्ड जोड़ देता है। क्या बन गया, एटीपी बन गई। तो ये कौन सी एटीपी बनाई, सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ये टर्म्स याद रखना, जहां भी हम
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से डायरेक्ट एटीपी बना पा रहे हो, वहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एडीपी में एक फॉस्फेट जोड़ दे तो क्या होता है? एटीपी बन जाता है। ठीक है, अब ये हो गया सबस्ट्रेट लेवल। लेकिन कभी कभी कुछ हाई एनर्जी कंपाउंड बनते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, इसकी एनर्जी को यहां पे एनएडी ने पकड़ लिया। दिस इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर। साथ में इसने एक प्रोटॉन को पकड़ लिया, क्योंकि ना इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए इसको प्रोटॉन चाहिए ही चाहिए, अकेले नहीं कुछ कर पाएगा ये। और ये कन्वर्ट हो गया NaDH में। तो ये क्या है आपका? हाई एनर्जी कंपाउंड। देखो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एटीपी नहीं बन रही है, तो ये NaDH क्या करता है? ये आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके फिर एटीपी को प्रोड्यूस करता है। तो ये डायरेक्ट नहीं बना पा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई थिंक इतना हम आपको समझा पा रहे। ठीक है, अब करना है क्या है, इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कि ये जो एटीपी है क्या ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है? नो, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये केवल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को छीन के एटीपी में एक फॉस्फेट जोड़ के आपका एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। NaDH इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर और ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है। आई थिंक 2, 3, 4 टाइम ये रिपीट हुआ है, तो इसको हमेशा याद रखना। तो NAD जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। NADH क्या है? हाई एनर्जी कंपाउंड है जो आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी बनाएगा। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, अब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां करेंगे हम? लोकेशन क्या है? ये सेल है, पूरी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो इन साइटोप्लाज्म। फर्स्ट क्वेश्चन PYQ आपका ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो इस ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडेशन करना इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बता रहे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस कहां होती है? हमारे साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंट में पायरुवेट में टूटा, 2 एटीपी रिलीज हुए, 2 NADH बना लिए। ठीक है, तो जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है और हमें पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिले। बट यहां पे हम ना ग्लूकोज को धुआं नहीं कर पाए, हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल पाए, तो लिख दिया भाई नो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक PYQ है। क्या ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है? नो। अब ये जो पायरुवेट है ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज ये जो फोल्डिंग वाली है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और ये है आपके जो फोल्डिंग होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं क्रिस्टा। तो अब क्या हुआ, पायरुवेट जो है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है के 2 मॉलिक्यूल्स है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एंटर करते हैं। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको बोलते हैं लिंकिंग स्टेप। दिस इज लिंकिंग स्टेप। यहां पे क्या होता है, ये जो पायरुवेट है, ये क्या करता है, इसका एक कार्बन रिलीज हो गया। ठीक है, 2 लेके चल रहे हैं, मतलब एक को लेके चलो, इसको बाद में ट्वाइस कर देना जो भी इससे कंपाउंड बने। तो पायरुवेट क्या करता है, अपना एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है और यहां पे भी एक हाई एनर्जी कंपाउंड निकलता है, दिस इज NADH। तो इसका ये 3 कार्बन का था, इसका एक कार्बन रिलीज हो गया, तो हमें क्या मिला, 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम नाम का एक सब्सटेंस मिला। ठीक है, तो ये लिंकिंग स्टेप है।
अगर पूछे कि लिंकिंग स्टेप में क्या होता है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एक NADH बनता है। तो ये कौन सा NADH बना? दिस इज ऑक्सीडेटिव, क्योंकि हम यहाँ पे इससे डायरेक्ट ATP नहीं बना रहे हैं। इससे जो ATP बनेगा वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके बनेगा। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या होते हैं? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बॉल बॉल खेलते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, और फिर वो एनर्जी बाद में जाके आपकी कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से वो आपकी ATP में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये एसिटिल को एंजाइम जो है, ये जो मैट्रिक्स में चल रही थी अभी रिएक्शन, अब ये एंटर कर गया किसमें? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के कई सारे नाम हैं। एक तो इसका नाम है TCA साइकिल, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। एक है आपकी सिट्रिक एसिड, तो इसके कई सारे नाम है, TCA, सिट्रिक एसिड एंड क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, जब एसिटिल को एंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है तो एक ATP बनी, NADH बना और FADH बना, और यहाँ पे CO2 भी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल से जो NADH निकला, इसके साथ में एक FADH भी निकलता है, ये भी हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। और एक चीज और, 1 NADH जो होता है उससे 3 ATP बनते हैं। इसी तरह से अगर एक FADH की बात करें तो इससे 2 ATP निकलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट का PYQ है। अब ये NADH, ये FADH, यहां से ये NADH, और हमने जो ग्लाइकोलिसिस में ये NADH बनाए थे, ये सारे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं। ठीक है, अब हम ये NADH और FADH यहां से ये भर भर के ATP बनाता है। हमें यही तो बनाना था भाई, ये बनेगा हमारा मेन। जो ये सारा जो किया है, इसका सार क्या था कि हमें ATP बनाना है, हमें एनर्जी बनानी है कि प्लांट अपनी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी करते हैं उसके लिए उन्हें ATP चाहिए। तो अल्टीमेटली लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके जितने भी ऑक्सीडेटिव वाले सबस्ट्रेट थे वो यहाँ पे जाके ATP बना लेते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात ये क्या है कि ग्लाइकोलिसिस है और आपका ये लिंकिंग स्टेप है, क्रेब्स साइकिल है। हमें जो ये एनर्जी बनानी है, इसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। रिलीज एनर्जी, हमें एक साथ एनर्जी नहीं बनानी है। ठीक है, तो आज बेसिकली जो आपका रिस्पिरेशन इन प्लांट यही है कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया उसको प्लांट ने CO2 की O2 की प्रेजेंस में उसको बर्न कर दिया, बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और ATP बना ली। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कुछ आप अगर ये नाइट का प्रोसेस चल रहा है कि भाई नाइट में प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और उसकी बदली में आपसे प्लांट जो है वो O2 लेते हैं। ठीक है, अब कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो फिर ये O2 और CO2 का एक्सचेंज कैसे चलता है इन द नाइट। तो बेटा स्टोमेटा ना पूरी तरह कभी क्लोज नहीं होते, इन द नाइट भी स्टोमेटा थोड़े से खुले रहते हैं, जिससे कि O2 और CO2 का जो है ना डिफ्यूजन चलता रहता है। इसके अलावा प्लांट जो होते हैं उनका बेसिक होता है, उन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, तो उनके जो लेंटिकल्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, उनसे भी उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन चलता रहता है। तो respiration in plant breakdown of energy rich compound and to make ATP which is further utilized in other metabolic activity। तो यही है आपका respiration in plant। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, फिर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। थैंक यू।